और स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 9 के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे और इस चैप्टर का पहला वीडियो अपन बना चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या क्या है, किरण आरेख बनाते समय किन नियमों का हमें ध्यान रखना है और चिन्ह परिपाटी नियम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, तो देखिए पहला जो टॉपिक है आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण जो वो क्या होता है वो देखते हैं अपन। देखो भाई, अगर मान लीजिए अपने पास कोई एक कांच का खोखला गोला है, ठीक है, ये क्या है, कांच का खोखला गोला। अगर इस कांच के खोखले गोले को दो भागों में बांट दिया जाए, ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसी डिजाइन आएगी। अब आप ये जानते हो कि भाई जब हम दर्पण पढ़ते हैं तो दर्पण के एक भाग पर क्या क्या की हुई होती है, पॉलिश करी होती है। तो अगर आप इस धसे हुए भाग पर पॉलिश कर देते हो, इस तरफ क्या हो जाए, पॉलिश, तो इस प्रकार का जो दर्पण है उसे अपन बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। और अगर इसके इस उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए, ये जो दर्पण बनेगा ये बन जाएगा अवतल दर्पण। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई कि एक पारदर्शी कांच का खोखला गोला अगर उसको बीच में से काटा जाए तो उसके इस वक्रीय भाग के अगर धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो वो उत्तल दर्पण कहलाता है। अगर इस उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो ये अवतल दर्पण कहलाता है। तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इनकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यदि खोखले गोले के कटे हुए भाग के धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी उत्तल दर्पण की परिभाषा। अगर अवतल दर्पण की लिखना चाहें तो आप क्या लिखोगे कि यदि गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो इस प्रकार बना दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो साथ में आप नोट्स बनाते रहें भाई, जिससे कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर भी बोला जाता है भाई, कॉन्वेक्स मिरर। और इस अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अपन आगे कि भाई इस गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जिनको अपने को समझना जरूरी है। एग्जाम में आता नहीं है लेकिन उनके बिना हमारा काम चलेगा नहीं, तो हमें समझना है कि वो चीज़ें क्या क्या है, ठीक है। हाँ जी, देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहले आपको समझना है कि ध्रुव या पोल क्या होता है। तो देखिए ध्रुव या पोल का मतलब है कि अगर मान लीजिए ये अपने पास गोलीय दर्पण है और मैं अवतल दर्पण लेके चल रहा हूँ भाई, ठीक है। तो देखिए इस गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसे ही ध्रुव या पोल कहा जाता है। तो परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु
ध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो ये गोलीय दर्पण है, इसका जो मध्य बिंदु होगा उसको हम ध्रुव या P से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट परिभाषा देखो, नेक्स्ट परिभाषा क्या है, वक्रता केंद्र। तो ये गोलीय दर्पण जिस कटे हुए, ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये अपना अवतल दर्पण है, तो ये किसी न किसी गोले का भाग होगा, तो इस तरह से मान लीजिए, तो ये उसका जो केंद्र है उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो ये हो जाएगा आपके वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को C से डिनोट करते हैं भाई। तो यहाँ परिभाषा लिख लीजिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है भाई। अभी अपन ने देखा कि ये मान लीजिए आपके पास अवतल दर्पण है और ये इस अवतल दर्पण का मध्य बिंदु P है, और ये इसका मान लीजिए क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी भाई, ये C और P के बीच की जो दूरी है इसी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं अपन परिभाषा में, वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ फोकस बिंदु। फोकस बिंदु से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं अपन, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है भाई, इसकी परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये मान लीजिए आपके पास अवतल दर्पण है, ठीक है, तो ये इसका मध्य बिंदु P जिसे हम ध्रुव कहते हैं, और ये इसका वक्रता केंद्र C। तो वक्रता केंद्र C और ध्रुव को मिलाने वाली इस रेखा को ही क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो परिभाषा अपन लिखना चाहें तो यहाँ लिख दे, वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली या वक्रता केंद्र व ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो साधारण परिभाषाएं हैं, एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन आगे की चीज़ें पढ़ने के लिए आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ और परिभाषाएं वो देख लेते हैं अपन। अगला परिभाषा देखिए, फोकस बिंदु क्या होता है। तो अपने पास मान लीजिए कि ये गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण, ये इसका मध्य बिंदु P ध्रुव है। तो अगर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो इस दर्पण से टकराने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी को क्या कहा जाता है, फोकस बिंदु कहते हैं, फोकस बिंदु। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है। तो यहां लिख देता हूं मैं, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है
मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है, फोकस बिंदु कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। तो ये आपतित प्रकाश किरण है, तो ये समांतर आपतित हुई और टकराने के बाद जिस बिंदु से मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। अब देखो इस फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से दिखाएंगे और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। फोकस दूरी क्या होती है भाई, यहाँ देखो ये आपके अवतल दर्पण है। अभी अपन ने कहा कि समांतर आपतित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। और ये आपके ध्रुव है। जितनी भी दूरियों का मापन किया जाएगा वो सब इस ध्रुव P से मापा जाता है। तो फोकस बिंदु और इस ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इस फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाते हैं भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, परिभाषा लिख देता हूं मैं यहां पर। फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी है। और एक लास्ट परिभाषा है द्वारक। द्वारक क्या होता है, तो किसी भी गोलीय दर्पण का जो व्यास है, जैसे मान लीजिए ये O है, ये आप D मान लो, तो OD जो है वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, द्वारक। यानी इस गोलीय दर्पण का वह व्यास जो परावर्तन की प्रक्रिया में भाग लेता है या जिस हिस्से तक इस दर्पण से परावर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, गोलीय दर्पण का व्यास जहाँ तक प्रकाश का परावर्तन संभव हो तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक है भाई। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, हमने ये पढ़ा। गोलीय दर्पण के प्रकार कितने हैं वो पढ़े, और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या क्या हैं, जैसे ध्रुव क्या होगा, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस बिंदु क्या है, फोकस दूरी क्या है और द्वारक क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको सभी शब्दावलियाँ अपने दिमाग में ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन ये पढ़ेंगे कि जब प्रतिबिंब का निर्माण करना होगा तो किरण आरेख जब हम खींचेंगे तो उसके कुछ नियम हैं। वो नियम कभी भी ब्रेक नहीं होंगे। उन नियमों की सहायता से ही जितने भी अपने पास से डायग्राम बनेंगे उन्हीं नियमों को अपन काम में लेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो जब भी हम गोलीय दर्पण के लिए कोई भी किरण आरेख खींचेंगे या प्रतिबिंब निर्माण को अपन देखेंगे तो ये 4 नियम आपको फॉलो करने हैं और ये कभी भी ब्रेक नहीं होंगे। तो देखो पहला नियम क्या कहता है, पहले चित्र से समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे। तो ये मैं सारे डायग्राम जो है वो आपके अवतल दर्पण लेके बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये इस गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण का मध्य बिंदु P है यानी ध्रुव है। तो पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है। तो पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य बिंदु से फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो ये नियम आपको याद रखना है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ये आपका पहला नियम है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात या दर्पण से टकराने के पश्चात वो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। इसी को अपन शब्दों में लिख लेते हैं यहाँ पर। यदि आपतित प्रकाश किरण
मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। फोकस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत भी होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई अपने को वो एक्चुअल में इस तरह से इससे होकर गुजरती हुई हो, क्योंकि जब उत्तल दर्पण बनाएंगे अपन तो वहाँ पर वो इससे होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में होकर नहीं गुजरती है। तो लैंग्वेज में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो दोनों लैंग्वेज काम में ले लेते हैं अपन। यदि आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये पहला नियम आपको ध्यान रखना है। अब देखो दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम इसके जस्ट अपोजिट है। दूसरा नियम क्या कहता है, ये मान लीजिए आपके पास गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण है और ये इसका फोकस बिंदु है। अब अगला कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, यदि कोई प्रकाश, ये आपतित किरण है आपके, आपतित किरण, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर कोई आपतित किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जो वो समांतर हो जाती है। तो इस नियम का जस्ट उल्टा है। ये तीर के निशान जो है वो ये प्रकाश संचरण की दिशा को व्यक्त करते हैं, अपने को अपनी मर्जी से नहीं लगाने हैं। तो नियम आपको क्या याद रखना है कि यदि प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ नियम में लिख देता हूं, यदि आपतित प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो भाई ये नियम आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब आपको डेरिवेशन करने पड़ेंगे तो इन नियमों की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। तो हमेशा ये डायग्राम आप अपने दिमाग में रखें, लैंग्वेज आपको अपने आप याद हो जाएगी। तो इस पहले का जस्ट उलट है दूसरा नियम। तीसरा नियम देखो क्या है। मान लीजिए ये आपके पास अवतल दर्पण है और ये इसका वक्रता केंद्र है, सी की बात कर रहा हूं इस बार, फोकस बिंदु की नहीं। तो तीसरा नियम ये कहता है ऑप्टिक्स का कि अगर कोई प्रकाश किरण इस वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है या इससे आपतित होती है, ये आपतित किरण है, तो इससे गुजरने के बाद यहाँ इस गोलीय दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद जिस रास्ते से ये प्रकाश किरण आती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये कौन सी किरण होगी भाई, देखो यहाँ पर ये होगी परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तन की घटना हुई तो इसलिए इसको अपन कह देंगे परावर्तित किरण। यहाँ पर ये क्या है, परावर्तित किरण है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वो पुनः उसी मार्ग से लौट आती है। या आप ये कह सकते हो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों का मार्ग एक ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर लौट आती है, उसी मार्ग पर
लौट आती है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दोनों किरणों का मार्ग एक ही होगा, ठीक है। और चौथा नियम देखो क्या है, चौथा लास्ट नियम क्या कहता है, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा लेकिन डेरिवेशन करने के लिए आपको ये सब नियम याद होने चाहिए। तो ये तो हो गए आपके मुख्य अक्ष। अब हम जब भी इस ऑप्टिक्स में कोई भी आरेख बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इन 4 नियमों की सहायता से ही हम सारे डायग्राम बनाएंगे, कहीं पर भी इन नियमों का ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। देखो चौथा नियम क्या कहता है कि अगर कोई आपतित प्रकाश किरण सीधा कहाँ आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है, ये होगी आपके आपतित किरण, तो वो कुछ इस तरह से निकल जाती है, तो ये हो जाएगी आपके परावर्तित किरण। अब इस डायग्राम को अगर आप यूं टेढ़ा देखोगे तो एक्चुअल में ये जो मुख्य अक्ष है ये यहाँ पर अभिलंब का काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल यानी आपतन कोण I और ये परावर्तन कोण R दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर चौथे नियम में आप क्या ध्यान रखोगे कि यदि आपतित किरण जो दिख रहा है डायग्राम में वही लिखना भाई, लैंग्वेज रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई आपतित किरण ध्रुव P पर आपतित हो, ध्रुव P पर आपतित हो तो मुख्य अक्ष अभिलंब का कार्य करती है, अभिलंब का कार्य करती है। तो ये चारों डायग्राम आपके दिमाग में होने चाहिए। एक बार फिर से देख लें कि प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो वो हमेशा फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। अगर आपतित किरण फोकस बिंदु से होकर आ रही है तो टकराने के बाद इस मुख्य अक्ष से क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तीसरा देखो, अगर आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो उसका मार्ग एक ही रहेगा। और चौथा, अगर वो सीधा प्रकाश किरण सीधा जो है वो ध्रुव पर आपतित होती है तो ये जो मुख्य अक्ष है ये इन दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण के लिए अभिलंब का काम करेगा। इसका मतलब आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो कि हमने परावर्तन के नियम में पढ़ा था दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो ये आप साथ साथ उतार लें, इसको समझ लें, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला टॉपिक देखिए, चिन्ह परिपाटी नियम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना आप न्यूमेरिकल या जितने भी डेरिवेशन है वो नहीं कर पाएंगे। तो देखो ऑप्टिक्स में जितनी भी दूरियां हैं वो सारी की सारी मैंने आपको बताया कि वो ध्रुव P से मापी जाती है, लेकिन जब मापी जाएगी तो उनको आपको प्लस कब लेना है, यानी धनात्मक कब लेंगे और ऋणात्मक कब लेंगे, उसके कुछ नियम हैं। वो 2 नियम आपको याद रखने हैं, उसी के हिसाब से आपको प्लस या माइनस का चिन्ह साथ में लेना होता है। तो एक तो मैंने आपको बताया था स्मॉल यू क्या होती है भाई, बिंब दूरी। जब ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो वस्तु को बिंब कहा जाता है, तो बिंब की उस दर्पण से दूरी जो वो बिंब दूरी कहलाती है, उसको यू से दिखाते हैं। वी जो है वो क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी। कहाँ से, उस दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। और एफ तो आप जानते हो, स्मॉल एफ क्या होती है, फोकस दूरी। अब देखो ये चिन्ह परिपाटी नियम क्या कहता है, बड़ी आसान भाषा में मैं लिखाऊंगा आपको और यही आपको याद रखना है। मान लीजिए ये आपके अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में आपको ये याद रखना है भाई, ये जो उभरा हुआ भाग है यहाँ पर पॉलिश होती है, ठीक है। अब एग्जाम में देख लेना कि कौन सा दर्पण है। अवतल दर्पण की जगह अगर उत्तल दर्पण आ जाए तो वो दूरियां जो धनात्मक होगी ऋणात्मक होगी वो आपको ध्यान रखना है। तो ये तो आपको पता है कि जब भी किसी वस्तु को रखेंगे तो हम हमेशा दर्पण के आगे रखेंगे। भाई कोई भी वस्तु रखी जाएगी तो ये इसका बिंदु P है। मान लो यहाँ पर मैंने कोई वस्तु रख दी, जैसे ये मोमबत्ती है, तो ये इसको दूरी अपन वो मान लेते हैं। तो जब भी कोई वस्तु रखी जाएगी वो दर्पण के आगे रखी जाएगी। तो पहला नियम तो आपको ये याद रखना है, दर्पण के सामने की दूरियां, दर्पण के सामने की दूरियां सदैव ऋणात्मक ली जाती है,
पहला नियम आपको ध्यान में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, यानी इस वस्तु की बिंदु P से दूरी जो है वो इसको अपन क्या दिखा रहे हैं, स्मॉल u। तो इस केस में यहाँ पर चिन्ह कैसा आ जाएगा भाई, तो माइनस आ जाएगा। इसका मतलब बिंब दूरी जो है उसको अपन को क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है। फिर दूसरा देखो, दर्पण के पीछे की दूरियां सदैव धनात्मक ली जाती है। तो ये ध्यान रखना है, यानी इस ध्रुव से आगे की जितनी भी दूरी आप मापोगे इस तरफ की, वो सारी क्या लेनी है आपको, इस तरफ की जो दूरी है वो तो लेनी है आपको नेगेटिव। और इस दर्पण के जो ध्रुव बिंदु P है, इससे पीछे की दूरियां, अगर दर्पण के पीछे कुछ भी बन रहा है तो इस तरफ की जो दूरियां होंगी वो आपको क्या लेनी है, धनात्मक। ठीक है, तो एक चीज तो ये आपको याद रखना है कि भाई ये दर्पण है, इस दर्पण के आगे की दूरियां ऋणात्मक, इस दर्पण के पीछे की जो दूरियां आपको मापनी होंगी इस तरफ क्षैतिज दिशा में, वो क्या हो जाएगी, धनात्मक। ठीक है, तीसरा नियम देखो, अब ये आपकी क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के लिए आपको इतना याद रखना है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरियां हैं, अगर आपको मान लो कि उसकी कोई भी प्रतिबिंब बन रहा है या उस बिंब की आपको ऊंचाई मापनी है, ठीक है, हाइट मापनी है इस तरह से, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरियां हैं वो तो धनात्मक ली जाती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस, और मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक ली जाती है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। और चौथा नियम क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। तो ये 4 नियम आपको ध्यान रखने हैं। सीधा सा हिसाब है, इस दर्पण के आगे की दूरियां ऐसे मापनी है तो ऋणात्मक, इस दर्पण के पीछे की दूरियां धनात्मक, इस दर्पण का ये जो मुख्य अक्ष है इसके ऊपर की जो ऊंचाई मापनी होगी आपको, वो आपको धनात्मक लेनी है, और इस मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरियां हैं वो आपको क्या लेनी है, ऋणात्मक। ठीक है, तो ये 4 नियम आपको याद रखने हैं। आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे या न्यूमेरिकल करेंगे तब इन नियमों को ध्यान में रखते हुए ही प्लस और माइनस का चिन्ह लेंगे। तो जैसे मान लो कि ये आपके अवतल दर्पण है, तो अब आपको पता है कि इस अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो इस तरफ ही होगा भाई। ठीक है, और वक्रता केंद्र मान लो यहाँ पर है, C यहाँ पर है, तो ये C और P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी वक्रता त्रिज्या R। तो इसका मतलब अवतल दर्पण के लिए R क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक, और इसका फोकस बिंदु भी आगे होगा तो फोकस दूरी स्मॉल f भी हमेशा क्या आएगी, ऋणात्मक ही आएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके उलट उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा भाई, मान लो ये उत्तल दर्पण है आपके, अब आपको पता है कि इस उत्तल दर्पण के लिए तो भाई ये गोला इस तरह से होगा, तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं आएगा, तो ये बिंदु P हो जाएगा। तो इसका मतलब उत्तल दर्पण के लिए हमेशा R जो है वो क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा ना कि दर्पण के पीछे की दूरियां क्या होती है, धनात्मक। तो यहाँ पर तो R हमेशा आगे आएगा इसलिए ऋणात्मक है, और यहाँ पर R हमेशा पीछे बनेगा इसलिए धनात्मक। तो ये कैसा है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। इसी प्रकार इसका F भी पीछे बनेगा तो स्मॉल f भी क्या आ जाएगी, धनात्मक। तो ये 2 चीजें तो आपको सीधा याद ही रख लेनी है। तो अवतल दर्पण के लिए या उत्तल दर्पण के लिए, और आगे जब हम लेंस भी पढ़ेंगे तब यही चिन्ह परिपाटी नियम आपको याद रखने हैं। तो मुख्य ये आपके दर्पण के आगे की दूरियां ऋणात्मक, पीछे की दूरियां धनात्मक, इस अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक, इस अक्ष के नीचे की दूरियां जो भी मापी जाएगी वो ऋणात्मक लेनी है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए लाभदायक रही होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।